दोस्तों, क्या आपको पता है कि वाटर को अक्सर द नेक्स्ट ऑयल कहा जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। जैसे 20th सेंचुरी में ऑयल एक की रिसोर्स और ग्लोबल टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना, वैसे ही 21st सेंचुरी में वाटर सबसे प्रीशियस रिसोर्स बन के सामने आया। और इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी बढ़ती स्कार्सिटी। वैसे तो पॉपुलेशंस और इकोनॉमीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दुनिया के फ्रेश वाटर रिसोर्सेज सेम ही रह गए हैं या इनफैक्ट घट रहे हैं। ये स्कार्सिटी और भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है क्योंकि ग्लोबल लैंड सरफेस का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा इंटरनेशनल वाटरशेड्स में पड़ता है, यानी वो एरियाज जहां से इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए वाटरवेज गुजरते हैं। इसी स्कार्सिटी के चलते वाटर का एक्सेस क्रिटिकल बन जाता है, और क्योंकि वाटर का कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है, इसीलिए इसका कंट्रोल एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। वाटर सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी कंट्री के कॉमर्स, ट्रेड, इनोवेशन और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए भी ज़रूरी है। और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। एंशिएंट इजिप्ट के नील नदी से लेकर ब्राज़ीलियन रेन फॉरेस्ट से गुजरते हुए अमेज़न तक कई कंट्रीज रिवर्स और लेक शेयर करते हैं, इसीलिए उनकी ओनरशिप और यूज पावर रिलेशन से इफेक्ट होती हैं। वाटर रिसोर्सेज को लेकर इसी पावर पॉलिटिक्स को हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दशकों में वाटर सप्लाई जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट को काफी हद तक शेप करेगा। इसीलिए इंडिया जैसे वाटर रिसोर्स रिच कंट्री के लिए हाइड्रोपॉलिटिक्स उसके फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अपनी जियोग्राफिकल, मटेरियल और बार्गेनिंग पावर्स के बदौलत साउथ एशिया में इंडिया ऑलरेडी एक मेजर हाइड्रोपॉलिटिकल प्लेयर माना जाता है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान के साथ ट्रांस बाउंड्री फ्लोज को लेकर अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स उसके लिए एक क्रूशियल चैलेंज बन के सामने आए हैं। इसी सिनेरियो में एक कॉमन सवाल ये है कि क्या इंडिया अपने हाइड्रोपॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर एक हेजमन बन सकता है? क्या इंडिया के लिए एक हाइड्रो हेजमन बनना आसान है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ट्रांस बाउंड्री रिवर बेसिन्स साउथ एशियन लैंडस्केप की प्रोमिनेंट फीचर्स में से एक है। नदी के ये जलाशय पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और इसीलिए वो इस रीजन के जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तरफ जहां ट्रांस बाउंड्री रिवर्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम यूजर्स को लिंक करते हुए कोऑपरेशन के कई अपॉर्चुनिटीज और एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरडिपेंडेंसीज पैदा करती हैं, वहीं वाटर शेयरिंग को लेकर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट का थ्रेट भी बना रहता है। इसलिए वाटर आजकल इंक्रीजिंगली एक अर्जेंट इशू बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन और साथ ही साथ बढ़ती गरीबी ने इन वाटर रिसोर्सेज पे काफ़ी प्रेशर डाल दिया है। वाटर को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स भी सीवियर होते जा रहे हैं। दरअसल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेश वाटर टू पॉपुलेशन का रेशियो 0.38% है, जो वर्ल्ड के एवरेज 1.16% से काफ़ी कम है। क्योंकि इंडिया की मेजोरिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं, इसलिए इंडिया के लिए उसका हाइड्रोपॉलिटिक्स काफ़ी मैटर करता है। साउथ एशिया में इंडिया जैसी राइजिंग पावर सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, इसीलिए उसके पास वाटर रिसोर्सेज को अपने एडवांटेज के लिए यूटिलाइज करने की कैपेसिटी भी काफ़ी है। जैसे हाइड्रो पावर के लिए डैम कंस्ट्रक्शन। लेकिन नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कई रिवर्स ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, और इसीलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या ट्रीटी नेगोशिएशन जैसे मैटर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अपने हाइड्रोपॉलिटिक्स पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज कर एक हाइड्रो हेजेमन बन सकता है। तो चलिए इंडिया के कुछ बायलैटरल वाटर इश्यूज को एक्सप्लोर कर इन पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं चाइना से। तो इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते तनाव का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर। दोनों ही कंट्रीज वाटर स्ट्रेस्ड इकोनॉमीज हैं, यानी यहाँ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी वीक है। ऊपर से इरिगेटेड फार्मिंग और वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के चलते ये वाटर स्ट्रगल और भी सीवियर होता जा रहा है। एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना यारलंग जांगबो रिवर पर एक मेगा डैम बना रहा है। ये वही यारलंग जांगबो है जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है।
चाइना दावा करता है कि इस प्रोजेक्ट से 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है और ये प्रोजेक्ट 2060 तक चाइना के कार्बन न्यूट्रल नेशन होने के प्लान का एक हिस्सा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट को लेकर कई कंसर्न्स हैं, क्योंकि बीजिंग ने अभी तक इस मामले में कोई डिस्कशन या वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इनिशिएट नहीं किया है। अगर चाइना ये डैम बनाता है तो ये डाउनस्ट्रीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश के वाटर सिक्योरिटी को भी चैलेंज करता है। एक लोअर रिपेरियन स्टेट होने के कारण इंडिया को ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाए गए किसी भी मेजर स्टोरेज प्रोजेक्ट से खतरा हो सकता है। ऊपर से रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइना वाटर को इंडिया के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज़ करेगा या नहीं। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि यारलंग जांगपो पे इस मेगा डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू चाइना इंडिया के बॉर्डर डिफेंसेस पे नज़र रखना चाहता है। यही नहीं, चाइना एक रेल रोड कंस्ट्रक्ट करने का प्लान भी बना रहा है जो अरुणाचल के बॉर्डर के पैरेलल चलेगा। इंडिया अक्सर चाइनीज अथॉरिटीज के सामने इन कंसर्न्स को रेज करता है और बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट के बजाय ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से इसको रिजॉल्व करना चाहता है। अपने रिस्पॉन्स में इंडिया अरुणाचल प्रदेश में एक मल्टीपर्पज 10,000 मेगावाट रिजर्वायर कंस्ट्रक्शन भी प्लान कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसे इंडिया अपने एडवांटेज में यूटिलाइज कर सकता है वो है तिब्बत का डिस्प्यूटेड स्टेटस। चाइना के ज़्यादातर इंटरनेशनली शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज तिब्बत में लोकेटेड हैं, जिसे चाइना ने 1950 में एनेक्स किया था। लेकिन यहाँ का वाटर फ्लो इंडियन साइड से काफ़ी लो है और इसीलिए अगर चाइना डाइवर्ट भी करना चाहे तो वो भी लिमिटेड होगा। चाइना को लेकर कंसर्न्स के बावजूद इंडिया के पास अपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने का काफ़ी पोटेंशियल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इंडिया चाहे तो अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को 100% रिन्यूएबल बेस बना सकता है और इसी रिन्यूएबल गोल को अचीव करने के लिए हाइड्रो पावर एक क्रूशियल कंपोनेंट है। नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया 58,971 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल होल्ड करता है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 1727 मेगावाट यानी कि टोटल कैपेसिटी का 2.92% इस्तेमाल किया गया है। वैसे तो चाइना की अपस्ट्रीम पोजीशन एक रियलिटी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रह्मपुत्र पे उसके डोमिनेंस को ओवरस्टेट किया जा सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग को लेकर इंडिया एक मीनिंगफुल वाटर डायलॉग परस्यू करे और भूटान और बांग्लादेश के साथ एक लोअर रिपेरियन कोएलिशन बनाए। अब चलते हैं चाइना के इम्पोर्टेंट एलाई और इंडिया के ट्रेडिशनल राइवल पाकिस्तान की ओर। तो इंडिया और पाकिस्तान के प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट के बावजूद उनके बीच 1960 में साइन की गई इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की सबसे सफल वाटर ट्रीटी मानी जाती है। 60 ईयर से ज़्यादा इंटैक्ट रहने वाले ये एग्रीमेंट इंडो पाक वॉर्स को भी सरवाइव करते आए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को 3 ईस्टर्न रिवर्स ब्यास, रवि और सतलज को फुली लेजिटिमेटली यूज करने का राइट देता है और पाकिस्तान को 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, चेनाब और झेलम का राइट देता है। वैसे तो ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के कोऑपरेशन को हाईलाइट करता है, लेकिन ये इक्वली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ईस्टर्न रिवर्स को चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान को वेस्टर्न बेसिन को ही एक्सेप्ट करना पड़ा। यही नहीं, इंडिया ने कई बार अपने सॉफ्ट पावर को यूज कर अपने कंट्रोल को जताया भी है। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल 1, 1948 में एक स्टैंड स्टिल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के एक्सपायर हो जाने पर इंडिया ने यूनिलेटरली पाकिस्तान का वाटर फ्लो रोक दिया। ओवरनाइट पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि इंडिया उसके लिए वाटर शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है। इसी क्रिटिकल समय में पाकिस्तान तुरंत अपने वाटर राइट्स को गारंटी करने के लिए बायलैटरल नेगोशिएशंस पर ध्यान देने लगा। पर एनालिस्ट का मानना है कि पहली बार 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने लगा कि वो वाटर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज करेगा। अगर इंडिया हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स और इरिगेशन कैनाल्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और वो भी IWT के फ्रेमवर्क में रह के, तो पाकिस्तान की वाटर सप्लाई सीवियरली इफेक्ट हो सकती है।
2018 में इंडिया ने किशनगंगा पावर प्लांट को इनॉग्रेट किया। पाकिस्तान का मानना था कि उस डैम का कंस्ट्रक्शन आईडब्ल्यूटी को वायलेट कर रहा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अपना एक डेलीगेशन वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स भेजा, लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। 2019 में फिर से दोनों देशों के बीच वाटर को लेकर तनाव गहरे होने लगे। इस दौरान इंडिया ने वाटर फ्लो पे रोक लगाने की चेतावनी दी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा कश्मीर के पुलवामा इलाके में किए गए एक ब्लास्ट में 40 इंडियन सोल्जर शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस के खिलाफ इस साल परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग में इंडिया ने ये डिक्लेयर किया कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आईडब्ल्यूटी को वायलेट नहीं करता। इंडियन कैबिनेट ने 850 मेगावाट राटले प्रोजेक्ट के लिए 5,842 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव किया है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी एनएचपीसी जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3,800 मेगावाट के प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहता है, जिसके एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट 2,300 करोड़ है। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये साफ कर दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर पाकिस्तान के कई क्लेम्स मिसप्लेस्ड हैं और इसे विक्टिम मानना गलत होगा। तो इस पूरे सिनेरियो को देख ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के मामले में इंडिया का हाइड्रोपॉलिटिक्स आईडब्ल्यूटी से बाउंड है। तो सब चलते हैं बांग्लादेश की ओर। दोस्तों, बांग्लादेश बनने के बाद से ही इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में वाटर एक क्रिटिकल फैक्टर रहा है। क्या आप जानते हैं कि इन टोटल 54 ऐसे रिवर्स हैं जो एक दूसरे के बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बांग्लादेश लोअर रिपेरियन एरिया है और इसीलिए वो हैवी सिल्ट डिपॉजिट्स रिसीव करता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। लेकिन वही सेम जियोग्राफिकल लोकेशन उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, क्योंकि अपस्ट्रीम में इंडिया द्वारा कोई भी डेवलपमेंट उसके वाटर सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। 1996 में साइन की गई गंगा वाटर ट्रीटी दोनों कंट्रीज के बीच अकेली वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगने के बावजूद बांग्लादेश को वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है। 2019 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया, जिसके अंडर इंडिया बांग्लादेश के फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक वाटर यूज कर सकता है। ये पानी त्रिपुरा के सबरूम नाम के एक छोटे से टाउन में ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिना किसी ट्रीटी के प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बांग्लादेश का ये जेस्चर ग्रेटली एक्नॉलेज किया गया है। इसके बदले इंडिया ने इस नदी पे मैत्री सेतु बनाने का पूरा खर्चा उठाया। पिछले साल इनॉग्रेट किया गया ये ब्रिज दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे 2 जैसे इनलैंड वाटरवेज में इन्वेस्ट करके इंडिया वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट से बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट तक एक डायरेक्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर सकता है, जिससे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ भी ट्रेड इम्प्रूव हो पाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया को अपने जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशन को टैक्टफुली यूज कर बांग्लादेश के साथ डीपर टाई स्टैब्लिश करने चाहिए, ताकि बे ऑफ बंगाल रीजन में एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेटेड डिसीजन मेकिंग अचीव की जा सके। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बांग्लादेश का इम्पोर्टेंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इसीलिए इंडिया को अपने हाइड्रोस्फीयर को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, बांग्लादेश की तरह एक और स्टेट है जिसके साथ इंडिया का हाइड्रो पॉलिटिक्स उसके एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो स्टेट है नेपाल। दोस्तों, इंडिया और नेपाल 1920 से वाटर रिसोर्सेज पे कोऑपरेट करते आए हैं। इंडिया एडेड प्रोजेक्ट ने न सिर्फ हाइड्रो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी एस्टैब्लिश की है, बल्कि नेपाल के 3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड को इरिगेट करने में भी मदद की है। दूसरी ओर नेपाल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल इंडिया के क्लीन एनर्जी का एक सिग्निफिकेंट सोर्स है, जिसे इस्तेमाल कर इंडिया अपने पावर शॉर्टफॉल्स को कवर कर पाएगा। नेपाल की 6000 नदियां रिच पावर सोर्सेज हैं, जिनका एस्टिमेटेड पोटेंशियल लगभग 83,000 मेगावाट है। इस दिशा में रिसेंटली अनाउंस किया गया कि इंडिया नेपाल के एक एम्बिशियस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को टेक ओवर करेगा।
दरअसल वेस्ट सेती नाम का यह प्रोजेक्ट चाइना द्वारा इनिशिएट किया गया था, लेकिन 2018 में चाइना ने विथड्रॉ कर लिया। एनएचपीसी ने ऑलरेडी फार ईस्टर्न नेपाल में लोकेटेड इसमें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट शुरू कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेस्ट सेती आगे चलकर इंडिया को नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एक लेवरेज प्रोवाइड करेगा और दोनों कंट्रीज के बीच हाइड्रो पावर रिलेशंस का एक मॉडल बन के सामने आएगा। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, इंडिया के साथ उसके को रिपेरियंस का संबंध फ्रेंडली ना सही, लेकिन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी अनलाइकली है। ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इंडिया एक तरीके से ऑलरेडी हाइड्रोपॉलिटिक्स के मामले में एक हेजमन बना हुआ है और ये हेजमनी कोएशन से नहीं बल्कि कंसेंट से स्टैब्लिश की गई है। इस सक्सेस का एक और रीजन ये बताया गया है कि साउथ एशिया के ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस में इंडिया का अप्रोच बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू रहा है। पर कुछ ऑब्जर्वर्स का ये भी कहना है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा को लेकर इंडिया की सीक्रेसी एक डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा कर रहा है, जिससे ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट को लेकर टेंशंस बढ़ने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी ही कंप्लेन पाकिस्तान के बकलियर प्रपोजल को लेकर आई हैं और बांग्लादेश के तिपाईमुख और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर भी। इंडिया की 2012 नेशनल वाटर पॉलिसी हाइड्रो डेटा के डीक्लासिफिकेशन की ओर इशारा करती है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ऑलरेडी इंडिया के फेवर में है, इसीलिए उसे परस्यू करने का पॉलिटिकल विल भी कम नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इंडिया के हाइड्रो पॉलिटिक्स पे। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है